हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। वन शॉट वीडियो ये रहने वाला है। एंड ये वीडियो जो है मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि ये एक रिवीजन वीडियो है, एक्सप्लेनेशन वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पूरे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मस्ट वॉच वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि अभी नीट फिजिक्स 2024 का एग्जामिनेशन जो है देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपका जो ये चैप्टर है वो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बेसिक में जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो होता क्या है। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट जो है वो क्या करे, ऑल्टरनेट करे। इलेक्ट्रिक करंट जिसका या तो फिर मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन जो है वो चेंज करती है कॉन्टिन्यूसली विद द टाइम। लेकिन चेंज किस तरीके से करेगी, पीरियोडिकली। पीरियोडिकली बोलने का मतलब क्या है कि जितना अमाउंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे उतना ही अमाउंट हमें, ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है, उतना ही अमाउंट हमें नेगेटिव साइकिल में देखने को मिलेगा। एंड ये जो है आगे से आगे विद द टाइम जो है, विद द पासेज ऑफ टाइम जो है, ये करंट जो है इस तरीके से क्या करता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इस टाइप के करंट को हम क्या बोल देते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोल देते हैं। अगर हमें इस ऑल्टरनेटिंग करंट की क्या देनी हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देनी हो किसी भी टाइम के ऊपर, कि अगर मैं बोलूं कि आपका टाइम जो है वो t/2 है, या t है, या आगे जाके जितना भी आपको टाइम यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, इस ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है वो आप दे सकते हो I विच इज इक्विवेलेंट टू I नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि आपको क्या बताता है, ये आपका क्या फंक्शन है, सिनोसॉइडल फंक्शन है। ठीक है, साइन का आपको वैल्यू पता लगी, इट मींस ये क्या है, सिनोसॉइडल क्या कर रहा है, आगे से आगे कॉन्टिन्यूसली ये चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे जो I नॉट है ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पे जो इस ऑल्टरनेटिंग करंट की, इस ऑल्टरनेटिंग करंट की मींस कौन से वाले करंट की, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसकी क्या रहती है, ये पीक वैल्यू रहती है। अब ये आपको वेरिएशन जो है ऑल्टरनेटिंग करंट की विद द पासेज ऑफ टाइम जो है वो दिखाई ही गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम कभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर दो वैल्यूज आती हैं। एक आती है आपके पास मीन वैल्यू और दूसरे आपको देखने को मिलती है यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों टर्म्स में। मीन वैल्यू का मतलब क्या है कि हमें क्या पता होनी चाहिए, उसकी फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब उस करंट की क्या है, फाइनाइट वैल्यू, किसमें, ओवर हाफ अ साइकिल, मतलब हाफ ही साइकिल होना चाहिए, कंप्लीट साइकिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो बेसिकली आपकी जो मीन वैल्यू रहती है वो एक तरीके की क्या रहती है, आपके पास फाइनाइट क्वांटिटी रहती है, फाइनाइट क्वांटिटी ओवर अ हाफ अ साइकिल। तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं, मीन वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। अब फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर देखते हैं। अब जब कभी भी हम फॉर्मूला की टर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो वो कुछ इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, अगर बेसिकली ये देखो π/2 है, इट मींस यहाँ पर आपका साइकिल क्या है, हाफ ऑफ द साइकिल। ठीक है, हाफ ऑफ द साइकिल। ठीक है, पाई नहीं है, π/2 है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास ये जो टाइम आ रहा है ये भी क्या है, आपके पास t/2, यानी कंप्लीट t तक नहीं पहुंचा अभी वो आपका साइकिल। ठीक है, कहाँ तक है, t/2 तक ही है। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ पे t आके बना। ठीक है, अगर पीछे वाली आपको ये डायग्राम भी देखना है तो t/2 मतलब इस वाले टाइम तक। ठीक है, ये आपका t है, t/2 है, और यहाँ पर आके क्या बना, एक कंप्लीट साइकिल बना जिसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। ठीक है, तब वो क्या बनाते हैं, आपका कंप्लीट एक टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप एक ही हाफ की बात करो तो हाफ चाहे आप नेगेटिव वाला काउंट कर लो, चाहे आप पॉजिटिव वाला कॉइन काउंट कर लो, तो दोनों की वैल्यू t/2 और यहाँ पे भी t/2 होगा, तो वो कंप्लीट जाके क्या बनेगा, 2t/2। तो 2 के साथ 2 जो है बेटा वो कट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक कंप्लीट यहाँ पे टाइम पीरियड। ठीक है, ये तो इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसको जरूरत भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको क्या बोलना चाहती हूँ कि इस यहाँ पे देखो साइकिल जो है π/2। ठीक है, 0 से लेके π/2, यानी π/2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 से लेके 90 डिग्री तक। ठीक है, मीन वैल्यू जब निकालनी है तो आपको टाइम जो है 1/t लेके नहीं चलना है, बल्कि 1/t/2 लेके चलना है। एंड जो एंगल आपको या फेज देखने को जो मिलेगा, सॉरी मैं एंगल बोल रही हूँ, यहाँ पे फेज जो है वो क्या देखने को मिलेगा आपको, 90 डिग्री तक। ठीक है, यानी π/2 तक ले सकते हो। अभी मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि मीन या एवरेज वैल्यू जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब क्या है, जब मैं आपकी पॉजिटिव साइकिल की बात कर रही हूँ तो वहां पर आपके पास ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है जब हम पॉजिटिव साइकिल की बात करते हैं। ठीक है, अब मीन वैल्यू जो है, अगर मैं नेक्स्ट हाफ साइकिल, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल कौन सा रिपीट होगा,
पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ये जो है वो साइकिल जो है वो आगे कंप्लीट होता रहता है और ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव इसीलिए आई है क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल जो है वो कौन सा वाला है, आपका नेगेटिव साइकिल है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अगर मैं कंप्लीट एक साइकिल की बात करूं, ठीक है, कंप्लीट एक साइकिल की बात करूं, इट मींस यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां तक अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपके पास मीन या एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, बिल्कुल जीरो, ठीक है। दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जीरो, सॉरी, दोनों को बेटा आप क्या करो, एड अप कर दो, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, मतलब ये तो पॉजिटिव का ही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव तो सेम क्वांटिटीज हैं, तो ये तो क्या हो जाएंगी आपस में बिल्कुल एक तरीके से वैनिश हो जाएंगी। अब देखो अगर मीन वैल्यू जो है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की निकालनी है तब भी यही वाला फॉर्मूला रहता है, बस आई एम को वी एम के साथ रिप्लेस कर दो एंड आई नॉट को वी नॉट के साथ रिप्लेस कर दो, ठीक है। बट ये जो पॉइंट्स हैं आपने ये वाला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं सेकेंड वाले टर्म की, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर हम उस करंट का क्या ले लें, करंट मतलब जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका स्क्वायर जो है कंप्लीट द साइकिल, कंप्लीट साइकिल मतलब जब टाइम पीरियड जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, टी देखने को मिलेगा। इट मींस आपने ऑल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज है उसका क्या कर दिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया। स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या है कि अब आपको वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को, अब देखो यहाँ पे कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है तो जीरो से टी तक लेकर आए हैं हम इसको, ठीक है। अब इसका क्या कर लिया है, आई का स्क्वायर, ये हमने अभी पढ़ा यहाँ पे, एंड 1/t/2 के प्लेस के ऊपर अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट साइकिल बोला है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है। अगर हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है ऑलरेडी करंट की देनी है, ठीक है, तो हम बेसिक जो है फॉर्मूला इसका यूज करते हैं जहां पर आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है आई नॉट बाय 2, इसी को ही हम क्या करते हैं अपनी कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो है केवल यहीं से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है थोड़ा इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन जो आ जाए तो आपको ये वाली वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से, ठीक है। आगे चल के ये वैल्यू जो है थोड़ी क्या होती जाती है, सिंप्लीफाई होती जाती है। तो सिमिलर मैनर में अगर हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करेंगे तब भी आपने क्या कर देना है, जो आई वाले टर्म्स है उनको वोल्टेज के साथ क्या करते चलो, रिप्लेस करते चलो। अब यहाँ पर आपने ये बहुत ही स्टार मार्क इसको मैं कर रही हूँ कि जो फॉर्म फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर भी एक क्वांटिटी रहती है जो कि किसके थ्रू डिफाइन की जाती है। देखो फॉर्म फैक्टर जो है डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट टू द एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग द हाफ साइकिल। मतलब ये जो हमने सेकंड वाली पढ़ी इसको आप दूसरे में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, सॉरी क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो पीक जो फैक्टर है यहाँ पे एक फॉर्म फैक्टर आया और दूसरा क्या है, पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या है, रेशियो ऑफ द पीक वैल्यू टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो पहला क्या है, उल्टा है, और यहाँ पे पीक मतलब हमने इनकी कौन सी वैल्यू लेनी है, पीक वैल्यू। पीक फैक्टर का मतलब है पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, और जो फॉर्म फैक्टर है उसकी क्या है, रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग द हाफ साइकिल, ठीक है। अब ये जो है आपको डेफिनेशन इस तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेक्टेंस क्या है। रेक्टेंस का मतलब सिंपली आपने याद रखना है ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन कौन ऑफर करेगा, या तो वो इंडक्टर होगा या तो बेटा क्या होगा, वो कैपेसिटर होगा, ठीक है। कोई भी आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है वो किसी भी पास से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ऑपोजिशन ऑफर्ड होगी या तो इंडक्टर से या तो कैपेसिटर से इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, तो उस क्वांटिटी को बेटा हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंस बोलते हैं। सिंपल याद रखना है, ठीक है। एक और टर्म आती है इंपेडेंस, हम वो भी पढ़ेंगे। रेक्टेंस का मतलब जो है जो अपोजिशन ऑफर होगी किसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू एंड कैपेसिटर के थ्रू इन द पाथ ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। अब जो रेक्टेंस है इसके दो टाइप है। पहला टाइप जो है इंडक्टिव, क्योंकि हमने बात करी ना कि एक तो इंडक्टर होगा दूसरा क्या होगा, कैपेसिटर। अब यहाँ पे इंडक्टर से इंडक्टिव रेक्टेंस बन जाएगी, ठीक है। इट मींस जो भी आपका जो इंडक्टिव रेक्टेंस है जितनी भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा कौन, जो कि उस कंप्लीट सर्किट में इंडक्टर लगा होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो आपके पास ये क्या है, ग्राफ भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखो अब बिल्कुल एक सिंपल सी यहाँ पे कैलकुलेशन है और यहाँ से बहुत टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे इंडक्टिव रेक्टेंस की बात हो रही है। इंडक्टिव रेक्टेंस का जो फॉर्मूला है या तो एल ओमेगा लिख लो, इसको हम सिंपली ओमेगा एल के थ्रू देते हैं, ठीक है। अब ये ओमेगा जो है वो हम आप सभी जानते हैं 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ यहाँ पे लिखा गया है। एफ क्या है यहाँ पे,
पर्टिकुलर कोई ना कोई क्या रहेगी, फ्रिक्वेंसी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आई वो कुछ इस तरीके से आई, क्योंकि आपको पता है कि जो ये एफ है फ्रिक्वेंसी जो है उसको हम किसके फॉर्मूले के थ्रू देते हैं, टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के टर्म में नहीं लेके चलते हैं, बल्कि किसके टर्म में लेके चलते हैं, एक कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में ही डायग्राम में भी देखा। तो यहाँ से हमें पता क्या लगा कि जो इंडक्टिव रेक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके नजर आ रही थी, फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करूं तो डायरेक्ट करंट तो है बेटा, अगर तो डायरेक्ट करंट के लिए आपके पास जो इंडक्टिव रेक्टेंस है वो क्या रहेगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है वहां पे कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी। उसके बाद क्या है, कैपेसिटिव रेक्टेंस, कैपेसिटिव रेक्टेंस जो कि कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब इसकी वैल्यू जो है वो एक्स सी विच इज सी डब्ल्यू। अब ओमेगा की वैल्यू आप सभी जानते हो। ठीक है, टाइम पीरियड की फॉर्म में ले आओ तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि आपकी जो कैपेसिटिव रेक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट के लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है आपने नहीं भूलने हैं दोनों। ठीक है, एक ये ग्राफ है इंडक्टर के लिए, ठीक है, इंडक्टिव रेक्टेंस के लिए। ठीक है, एंड दूसरा जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में है, आपकी कैपेसिटिव रेक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये कैपेसिटर मतलब ओमेगा सी, ठीक है, एक्स सी लिख देती हूँ इसको। ठीक है, कैपेसिटिव रेक्टेंस के केस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्ट करंट के लिए बेटा क्या रहती है, हमेशा जीरो ही रहती है। डायरेक्ट करंट के लिए दोनों केसेस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जीरो ही आएगा। ये क्या है, 1/0, तो 1/0 बेटा क्या रहता है, इनफाइनाइट रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या आई है, ये इनफाइनाइट रहेगी। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इंपेडेंस। ये भी अपोजिशन ही है, मैंने आपको अभी बताया था कि एक होती है आपकी रेक्टेंस, एक होती है आपकी इंपेडेंस। इंपेडेंस जो है ऑफर्ड कौन करता है, जो कि एसी करंट होते हैं, यानी ऑल्टरनेटिव करंट सर्किट जो होते हैं जिनमें दो से ज्यादा जो है, मोर देन वन, इट मींस वहां पे इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा एंड वहां पे रजिस्टर भी होगा। तो ये तीनों जब एक कंप्लीट सर्किट में होते हैं उसके बाद जो अपोजिशन ऑफर करता है कोई भी ऑल्टरनेटिव करंट सर्किट, उस क्वांटिटी को बेटा हम क्या बोल देते हैं, इंपीडेंस बोल देते हैं, जहां पे एलसीआर सर्किट होगा। ठीक है, एंड इंपीडेंस का जो सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम देते हैं जेड, जेड मतलब यहाँ पे इंपीडेंस है, आर का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, एक्स एल मतलब यहाँ पे क्या है, ये इंडक्टिव रेक्टेंस है, और यहाँ पर ये क्या है आपके पास, कैपेसिटिव रेक्टेंस। ठीक है, इसका क्या कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दो और अंडर रूट। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं पावर इन एन एसी सर्किट की। जो ऑल्टरनेटिव करंट सर्किट होता है उसमें पावर जो है वो किस तरीके से दी। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, पावर में हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है, अब जो एवरेज पावर है किसी भी एसी सर्किट में, अब यहाँ पे देखो ये एलसीआर सर्किट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो पावर दी जाएगी एवरेज, वो दी जाती है इस फॉर्मूले से, वी आई कॉस ऑफ थीटा। अब यही कॉस ऑफ थीटा जो है इसको हम क्या बोल देते हैं, पावर फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, अभी इसके बेसिस, इसके यही पावर फैक्टर के ऊपर जो है कई टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, हम आगे यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। अब देखो वी आर एम एस, इट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोली है, वी बाय √2। करंट की भी कौन सी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और यहाँ पे आपके पास ये। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई √2 को √2 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई, कितना है 2, तो यहाँ पर आपके पास ये कंप्लीट वैल्यू इस तरीके से बनी। अब यहाँ पे जो ये मैं बोल रही हूँ कि ये पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या, इंपीडेंस। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका पावर फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वी आई जो है, ठीक है, आप इस तरीके से भी देख सकते हो, वी आई जो है, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अगर हमने वी आई करना है, ठीक है, अब आप इसको सिंपली इस तरीके से देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा जो है फॉर्म फैक्टर जो है रेजिस्टेंस डिवाइड, अगर आपको सिंपली यहाँ पे याद रखना है तो इसको आर बाय जेड भी करके देख लेना। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, पावर फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं करंट एंड पोटेंशियल रिलेशन फॉर द डिफरेंट एसी सर्किट्स। अब यहाँ पर हम जितने भी सर्किट्स के बारे में बात करेंगे, प्योर रजिस्टर पहले हम बात कर लेते हैं। प्योर रजिस्टर मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा है, रजिस्टर ही लगा है, मतलब ये एसी सोर्स है और इसमें इस सर्किट में पूरे में आपको ना ही तो इंडक्टर दिखाई दे रहा है ना ही तो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, रजिस्टर। मतलब कंप्लीट सर्किट अब क्या है, पूरे तरीके से रजिस्टिव है। तो इस केस में फेजर डायग्राम जो है बेटा, यहाँ पे आपका ये जो
फेजर डायग्राम है ना, ये क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको लेके जाओगे यहाँ पे, तो आई नॉट क्या रहेगी, इसकी पीक वैल्यू रहेगी, और ये कोई ना कोई एंगल से क्या हुआ है, यहाँ से रोटेट हुआ है। ये फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम जो है कई बार क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बातें क्या याद रखनी है कि यहाँ पर बोला गया है करंट एंड पोटेंशियल रिलेशन जो है, मतलब करंट और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एसी सर्किट्स के लिए कैसे रहेगा, या तो प्योर रेजिस्टिव के लिए क्या रहेगा, प्योर कैपेसिटर के लिए क्या रहेगा, प्योर इंडक्टिव के लिए क्या रहेगा, ये कॉम्बिनेशन में आते हैं तब क्या रहेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है, जिस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट की, सेम मैनर में आपका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी वैसे ही दिया जाता है। अब ये जो ई नॉट है ये क्या है, यहाँ पर इसकी पीक क्या है, ईएमएफ है। उसके बाद है ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए सेम उसी मैनर में आपके पास ये आ जाएगा। अब देखो, अब ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है एंड ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, दोनों आपको क्या नजर आ रहे हैं, सेम फेज में नजर आ रहे हैं। इसीलिए देखो ये जो एरो का निशान है ये भी क्या है, सेम फेज में है, एंड ये जो आपके पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, या ये सेम ही फेज में है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर ये लाई कर रहे हैं, ये एक क्वांटिटी को शो नहीं कर रहे हैं, ये दो क्वांटिटी को यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन जो है कई बार बन जाता है कि जब हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं, तो जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है या ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो सेम फेज में होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं, या दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस है π/2 रहता है, या 1, कुछ भी ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हाईलाइट्स मैं आपको करके बता रही हूँ, ये आपने हमेशा जो है इस वीडियो को देख के ही जाना है। ठीक है, अगर आपको ये पहले बात नहीं पता थी तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एवरेज पावर जो डिके है, मतलब पावर का जो डिके होगा इसमें, ठीक, जितनी भी पावर जो है यहाँ से निकलेगी, तो ये पावर का डिके है, जिसे कैसे हम सभी जानते हैं, पी जो है नॉर्मल फॉर्मूले से शुरुआत करो, V इंटू आई। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी ईएमएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज, तो उसको हम ई आई के साथ डिनोट कर रहे हैं, तो सेम वही फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पे पावर का डिके होगा, पावर धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिके होती जाती है आपके प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। ठीक है, अब यहाँ पे जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर हम सभी जानते हैं, हमने अभी भी पढ़ा, दैट इज cos of theta which is equivalent to R by Z। अब सर्किट क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या है कि cos of theta जो है वहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है, पूरी एक्सप्लेनेशन जो है आपने, ये जो वैल्यू जो है आपको सबने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस आपने याद रखना है कि आपकी जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू जो है, पावर, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, या दोनों फेज में रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो किस तरीके से दिए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो यहाँ पे R बाय जेड इम्पीडेंस बेटा कैसे निकालोगे, ना ही तो आपका यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकलेगी, ना ही तो आपके पास यहाँ पे इंडक्टिव इंडक्टिव भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, तो बेटा Z की वैल्यू क्या रहती है, हमने अभी पीछे पढ़ा R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये तो बेटा हमने इसमें सर्किट में है ही नहीं, तो ये तो क्या होगी, निगलेक्ट होगी, तो Z मतलब R का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये बेटा R आया। तो cos ऑफ थीटा बेटा क्या है, cos ऑफ थीटा R बाय R कितना है बेटा 1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, ये आपने ये याद ही रखना है, थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ चलो। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट। इट मींस यहाँ पे ना ही तो कैपेसिटर होगा और ना ही तो रजिस्टर होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, आपका इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू सेम इसी तरीके से रहेगी, लेकिन ऑल्टरनेटिंग जो करंट है उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, आई विच इज इक्विवेलेंट टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, मतलब ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे आपका जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है ये इस वाले फेज में है। ठीक है, इट मींस ये जो एंगल है ओमेगा टी बाय, तो यहाँ पे कितने डिग्री का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 90/2। इट मींस ये दूसरे फेज में चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो इट मींस में हम ये बोल सकते हैं कि आई नॉट जो है वो लैग्स बिहाइंड, ठीक है, पीछे ही है इसके, ये तो बेटा आगे है ना, ये तो आगे है, ये तो बेटा नीचे की तरफ है, लैग्स बिहाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑल्टरनेटिव करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कब, जब आपका जो सर्किट है कब क्या हो, प्योरली इंडक्टिव हो। ठीक है, इट मींस ऑल्टरनेटिव करंट जो है लैग्स बिहाइंड है, ऑल्टर मतलब पीछे है उसके। इट मींस आपकी इस पहले क्वांटिटी कौन सी वाली चल रही, फेजर जो आपका ये डायग्राम है ना एरो के साथ, जो आगे कौन सी वैल्यू है आपके पास ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की, उसके पीछे कौन सी वैल्यू आ रही है, कितने डिग्री के डिफरेंस से, π/2 यानी 90 डिग्री का डिफरेंस है बीच में, उसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही है आपको, आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट की।
ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, अब देखो इसमें इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की ही बात होगी जो कि दी जाती है इस फॉर्मूला के थ्रू। अगर एवरेज पावर डिके की हम बात करें कि बेटा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पावर डिके, तो यहाँ पर पावर डिके तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, पावर डिके कुछ भी नहीं होगा। इट मीन्स अगर पी जो है हम किस तरीके से दे रहे थे, ई बाय आई दे रहे थे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पावर बिल्कुल भी डिके जो है किस केस में नहीं होती है, आपकी इंडक्टिव सर्किट में बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर मैं फॉर्म फैक्टर की बात करूं, फॉर्म फैक्टर बेटा यहाँ पे देखो कितना आया है, 0। फॉर्म फैक्टर मतलब आर बाई जेड। अब यहाँ पे मुझे ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू जो है, ठीक है, आप फिल कर दो। लेकिन यहाँ पे ये देखो कि जो ओमेगा सी के साथ जो है इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू आप काउंट नहीं करोगे। आर जो है आर स्क्वायर वो भी वो नहीं करोगे, तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक्सएल, ठीक है, उसकी वैल्यू को पुट करो तो आपके पास जो है, आपके पास सिंपली ये जो वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। इट मींस जब आपके पास सर्किट जो है प्योरली इंडक्टिव हो तो फॉर्म फैक्टर बेटा क्या आता है, 0 आता है। ये भी यहाँ से बहुत टाइप के क्वेश्चन जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से अटेम्प्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्योरली कैपेसिटर। अब देखो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका करंट है वो अब क्या चला जाता है, आगे चला जाता है, किससे, ई में। ईएमएफ मतलब ये पीछे रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो आगे चली जाएगी कितने डिग्री के साथ, देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये प्लस मतलब आगे चला हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। बाकी सेम वैल्यूज उसी तरीके से हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस तरीके से, इसमें भी पावर डिके नहीं होता है, ठीक है। जब आपके पास एक्स एल और एक सी आते हैं तो आपके पास पावर डिके बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। एंड जो आपका पावर, ये पावर डिके है, ठीक है, उसको जो आपके पास कौन सा है, पावर फैक्टर जो है यानी कॉस और थीटा, ये दोनों केसेस में इन दोनों के लिए क्या आता है, 0 ही आपको देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ ये कब आपको 1 देखने को मिलेगा, जब आपका सर्किट क्या होता है, प्योरली रेजिस्टिव होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद है अगर कॉम्बिनेशन में सर्किट आ जाता है, तो कॉम्बिनेशन में बेटा क्या है, एक आपका रजिस्टर लगा हुआ है, एक आपका क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये देखो ये क्या है, कैपेसिटर है, ये क्या है, आपके पास रजिस्टर है, और एसी सोर्स है। अब यहाँ पे देखो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो जरा, इस यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, ये क्या है, आपके पास करंट है, ये क्या है आपके पास, ये जो आपके पास इसी तरीके से है ना, ये वाला, ये क्या है आपके पास, वोल्टेज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल है किस, ये देखो ये इस तरीके से है, ठीक है, ये V और I, V और I, ठीक है, दोनों V और I के बीच में यानी करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज आपको देखने को मिल रहा है दैट इज फाई, ठीक है। तो ये आपके पास VR है, तो VR एंड VC के बीच में कितने डिग्री का एंगल है बेटा, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये वाले जो फेज डायग्राम है आपकी इसी के से बनेगी, दैट इज आपका कैपेसिटर, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द क्या है, कैपेसिटर। अब इंपेडेंस की बात कर लेते हैं। इंपेडेंस जो है आपका देखो एक्सएल, तो यहाँ पे मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, बची क्या आपके पास, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो आपके पास टेंजेंट ऑफ फाई, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, 1 बाय ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। इट मींस अगर मैं सिंपली इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या है, एक्स सी डिवाइडेड बाय बेटा आर। ये आपने नहीं भूलना है कभी भी। अब यहाँ से आपको पता क्या लगता है कि जो करंट है लीड्स द वोल्टेज, यहाँ पे देख लो जरा, ये करंट जो है, ठीक है, ये वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो V का जो स्केयर है विच इज इक्विवेलेंट टू, यानी अगर मैं कंप्लीट वोल्टेज की बात करूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो वोल्टेज जो कि R के अक्रॉस है एंड वो वोल्टेज उसका स्केयर जो कि आपके कैपेसिटर के अक्रॉस है, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ इस तरीके से भी आपको बनाकर पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज अगर कॉम्बिनेशन में आपके सर्किट क्या हो, एक तरफ कैपेसिटर है एक तरफ आपका इंडक्टर है। अब यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू एग्जैक्टली वैसे ही रहेगी। अब ऑल्टरनेटिव करंट, पीछे जरा जाओ जरा, यहाँ पे आपका क्या कर रहा था, करंट लीड कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, आपका करंट तो बेटा यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, और आपके पास एक जो वोल्टेज किसके अराउंड होगी, कैपेसिटर के अराउंड, और उसी मतलब एक कंप्लीट एंगल जो है मीन्स दोनों के बीच में कितने इसका एंगल बन रहा है बेटा, एक की डायरेक्शन ये है दूसरे की डायरेक्शन ये है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 180 डिग्री फेस का जो डिफरेंस है दैट इज कितना है, 2 पाई है, ठीक है, सॉरी पर 2 पाई नहीं बेटा, पाई,
ठीक है। अब ये पाई है, मतलब ये कंप्लीट एंगल यहाँ पे शो नहीं किया गया, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इस वाले लाइन के ऊपर आपके पास जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वोल्टेजेस में, वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि जो इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू तो हम सभी जानते हैं कि जो अब आपके पास जो है, जो कैपेसिटिव रेक्टेंस है और जो आपके पास इंडक्टिव रेक्टेंस है, ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। और जो इनका डिफरेंस देखा जाता है टेंजेंट ऑफ फाई जो है एक्सएल माइनस डिवाइडेड बाय बेटा क्या, जीरो। अब इसके यहाँ पे पीछे जरा आओ जरा, यहाँ पे बेटा क्या था, आर था डिवाइडेड बाय आर। अब आर तो यहाँ पे बेटा है ही नहीं कहीं पर भी, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इट मींस जो आपके पास जितनी भी रेक्टेंस होती है, रेक्टेंस पहले क्या थी यहाँ पे, रेक्टेंस किसकी होती है आपकी, इंडक्टिव 1/ओमेगा c, ठीक है, इसी के तरीके डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पे आर तो है नहीं, तो आर के प्लेस के हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर आपके पास इंडक्टिव रेक्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाती है, पहले एक कंडीशन थी ये वाली, जब दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो टेंजेंट ऑफ थीटा टेंजेंट ऑफ फाई जो है वो इतना आपको देखने को मिलता है। अगर इंडक्टिव रेक्टेंस जो है बेटा वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, इट मींस वहां पे फाई जो है क्या बन जाएगा, पाई/2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये बेटा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, अगर ये कम हो जाए तब आपके पास एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, लेग्स बिहाइंड हो जाएगा पाई/2 से। एंड एक्स एल जो है अगर दोनों बराबर हो तो इंपेडेंस बेटा क्या आती है, आपको यहाँ पे जीरो देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो तीन मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, आपने इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, अगर आपके पास तीनों कॉम्बिनेशन हो, यानी इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो एंड रजिस्टर भी हो, तब देखो बेटा ये वाली डायग्राम मत भूलना, ये कंप्लीट डायग्राम है, ठीक है। एक तरफ आपके पास क्या है, कैपेसिटर वाली लाइन बेटा ये है फेजर, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, यहाँ पर डिफरेंस जो है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ईएमएफ जो है वो इसी के से रहेगा बाय द एंगल, और ये जो आपके वोल्टेज अक्रॉस द क्या है, इंडक्टर है एंड कैपेसिटर के बीच में जो आपको एंगल देखने को मिल रहा है दैट इज 90/2। इस डायग्राम में बेटा आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो बातें याद रखनी है वो क्या है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एज इट इज है। अब ये ऑल्टरनेटिंग जो करंट है ये बेटा यहाँ पे आप देखो पाई/2 यहाँ पर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पे क्या करनी है, साइड बाय साइड काउंट करनी है, तो इट मीन्स यहाँ पे दोनों वैल्यूज आ सकती हैं, हम प्लस भी कर सकते हैं एंड इसको क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, लैग्स बिहाइंड एंड लीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट जो है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है लैग्स लीड्स बिहाइंड द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कितने एंगल से करेगा बेटा, एंगल हम सभी जानते हैं, हम यहाँ मान के भी चले हैं फाई के। अब जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो आपने याद रखनी है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, डेड श्योर, ठीक है। उसके बाद इम्पिडेंस, ये तो हम सभी जानते हैं, यहाँ से भी डेड श्योर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिंपल वे में अगर पूछा जाए तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, ठीक है, ये लैग्स लीड्स बिहाइंड द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बाय, तभी हम इसकी वैल्यू जो है प्लस माइनस दोनों तरीके से मान के चलते हैं। यहाँ पर ये जो दो फॉर्मूलास हैं इनको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब आ जाओ यहाँ पे कि पावर फैक्टर जो है यानी कॉस ऑफ थीटा, जो उसको मैंने बताया था R/Z इस तरीके से, तो R तो एज इट इज रहेगा, इंपेडेंस की वैल्यू हमने अभी यहाँ से पुट करी, तो यहाँ से भी ये जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एवरेज पावर डिके, एवरेज पावर डिके मतलब पावर डिके नहीं है, अगर हम सिंपल पावर डिके की बात करेंगे तो बेटा वो क्या आएगा, P डैश EV एंड IB। अब यहाँ पे एवरेज पावर डिके है, किसके लिए कर रहे हैं ये, LCR सर्किट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपकी जब इंपेडेंस आ गई, ठीक है, तो इट मींस यहाँ पर पावर फैक्टर भी आएगा, ठीक है। जब एवरेज पावर डिके की बात करते हैं किसके लिए, LCR सर्किट में, तब हमारे पास जो है साथ में क्या आता है, आपके पास पावर फैक्टर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पावर फैक्टर भी इसमें साथ ही आपने क्या करना है, काउंट करना है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रेजोनेंस इन द एसी सर्किट, मतलब रेजोनेंस जो है वो क्या कंडीशन होती है, एक ऐसी कंडीशन है रेजोनेंस जहां पे करंट जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, इन विच करंट इज मैक्सिमम, और इंपीडेंस जो है वो क्या होती है, मिनिमम, दोनों जो है उल्टा, ठीक है। अगर करंट जो है मिनिमम होगा तो इंपीडेंस आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जहां पर ये दोनों वैल्यू जो है साइमल्टेनियसली क्या होती है, अपोजिट रहती है, एक मैक्सिमम होगी दूसरी मिनिमम होगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, तो उस कंडीशन को बेटा हम क्या बोल देते हैं कि उस अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में या उस एसी सर्किट में कौन सी कंडीशन आ गई है, रेजोनेंस की कंडीशन आ गई है। अब यहाँ पर ये देखो पहली वाली कंडीशन क्या है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इट मींस एक तरफ फ्रीक्वेंसी लेके चलो और यहाँ पे क्या है,
इम्पिडेंस जो है अगर आपने मिनिमम क्या मान ली आर की, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, इम्पिडेंस है, विथ आपके पास क्या है, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू जो है, अब यहाँ पर आप खुद देखिए, चलो एफ इस तरफ है, एफ नॉट, और ये जेड, आई की जो वैल्यू है, आई मैक्सिमम यहाँ पे पहुंच रही है, और ये एफ नोट। अब देखो यहाँ पे ये जो एल सी आर सर्किट है, यहाँ पे ये तीनों के तीनों आपने क्या लगाए हैं, जब सीरीज में लगाए हैं तब आपको सीरीज रेजोनेंस देखने को मिलती है। तो रेजोनेंस का बोलने का मतलब क्या है कि जब आपके पास जो है इंडक्टिव रेक्टेंस जो है वो कैपेसिटिव रेक्टेंस के क्या हो जाए, बिल्कुल इक्वल हो जाए, और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो ये अभी क्या बन जाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, जिसकी वैल्यू जो है वो हम इस फॉर्मूले से देते हैं 1/2 पाई अंडर LC। ठीक है, अब यहाँ पर आपने और कौन सी बात याद रखनी है कि जब हम रेजोनेंस इंपीडेंस, जब रेजोनेंस के ऊपर इंपीडेंस क्या है, मिनिमम है, यानी Z जो है मिनिमम है, ठीक है, एंड इक्वल टू द रेजिस्टेंस, मतलब इक्वल भी है ये रेजिस्टेंस के, ये वाली कंडीशन है, ठीक है, तब आपके पास जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा करंट में, ठीक है, मिनिमम है तो ऑब्वियसली बात है करंट कहाँ जाएगा, आपके पास मैक्सिमम ही जाएगा। तो यहाँ से आपको क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस भी देखने को मिलते हैं, क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू है बेटा वो इस तरीके से दी जाती है, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर 1/R अंडर रूट इंटू अंडर रूट L/C। अब सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो है इसको हम एक्सेप्शन सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली जो है वो क्या होता है, अवेलेबल होता है, और यहाँ से हम इजीली जो है वो क्या कर पाते हैं कि इम्पीडेंस को मिनिमम रख पाते हैं, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम करंट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, और ये वाइडली यूज्ड होता है। उसके बाद है पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस में भी आपकी कंडीशन वही रहेगी कि जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे, उस कंडीशन की बात करेंगे जहां पर आपके पास जो इंडक्टिव रेक्टेंस है वो कैपेसिटिव रेक्टेंस की इक्वल होगी, लेकिन जो आपके पास जो इंडक्टर है एंड जो कैपेसिटर है ये दोनों कैसे लगे होंगे, पैरेलल लगे होंगे। अब पिछले वाले केस के ऊपर जाओ, यहाँ पर तीनों ही थे एल सी आर सर्किट, ये तीनों के तीनों सीरीज में थे, लेकिन जब हम पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, कौन पैरेलल में रहेंगे, तीनों तो पैरेलल में नहीं रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल एंड सी जो है, मतलब इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में रहते हैं। तो यहाँ पे इंपीडेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी एंड करंट जो है बेटा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ग्राफ भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, और इन दोनों ग्राफ्स को बेटा मैच भी कर सकते हो, ठीक है। पहले ये वाला था, देख लो जरा, इम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी के, तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से आया, ठीक है, ये उल्टा है, और यहाँ पर देख लो ये करंट और इसके बीच में, तो ये मतलब इस तरीके से है, तो वहां पर इसका अपोजिट देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है एक करंट यूज होता है जिसका नेम है वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट का मतलब क्या है, जो कि बिल्कुल भी पावर जो है कंज्यूम नहीं करता है अपनी मेंटेनेंस के लिए, किसी भी सर्किट की बात कर लो, तो उस टाइप के करंट को हम क्या बोल देते हैं, वॉटलेस करंट। अ करंट विच कंज्यूम्स नो पावर, कोई भी पावर जो है कंज्यूम ना करे अपने को मेंटेन, उस सर्किट में मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वॉटलेस करंट। अगर मैं एसी सर्किट की बात करूं, अगर रेजिस्टेंस जो है वो क्या है बेटा, जीरो है, ठीक है, तो पावर फैक्टर यानी कॉस ऑफ थीटा भी क्या रहेगा आपके पास, जीरो देखने को मिलेगा। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, इसको मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब करंट जो है फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में, तो एवरेज पावर जो है वो क्या रहती है, जीरो रहती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है जो सर्किट जो है वो क्या बन जाता है, वॉटलेस सर्किट बन जाता है, जो कोई पावर ही नहीं होगी वहां पे अपनी मेंटेनेंस के लिए रखेगा, तो फॉर्म फैक्टर भी जीरो आ जाएगा, और आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या रहेगी, बिल्कुल जीरो। रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करेगा तो पावर क्या हम वहां पे देखेंगे, हमें कोई भी पावर जो है वहां पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस टाइप के करंट को हम क्या बोल देते हैं, वॉटलेस करंट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलसी ऑसिलेशंस की। एलसी ऑसिलेशन मतलब जब आपने कैपेसिटर को क्या किया, चार्ज किया और उसको डिस्चार्ज करने के लिए छोड़ा इन अ नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, इलेक्ट्रिकल जो ऑसिलेशन है ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूस्ड। ये पढ़ लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा, बस आपने क्या याद रखना है, ये जो कंडीशन है एलसी ऑसिलेशन की, जो कंडीशन है वो क्या रहती है, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/LC इंटू क्यू, ठीक है। ये पर्टिकुलरली एक इक्वेशन है किसके लिए, एलसी ऑसिलेशन के लिए। अब देखो जो चार्ज ऑसिलेट करता है, ये जो चार्ज आपको दिया गया है ना, ये ऑसिलेट करेगा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी के साथ, और वो फ्रीक्वेंसी आप सभी जानते हैं, आप किसके थ्रू दी जाती है, ओमेगा बाय
2 पाई। तो अगर मैं ओमेगा की बात करूँ तो हम इसको 2 पाई एफ इस तरीके से भी लिखते हैं, बस यहाँ पे एफ को हमने न्यू के साथ रिप्लेस कर दिया है जो कि किसकी इक्वल आएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये एलसी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से न्यूमेरिकल जो है बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन की जब बात होगी, ये इक्वेशन तो सभी बच्चों को पता होगी, लेकिन जो चार्ज किस अब से ये पूछा जा सकता है कि एलसी ऑसिलेशन में जब चार्ज जो है ऑसिलेट करता है किस फ्रिक्वेंसी के साथ। ठीक है, आपको कोई भी वैल्यू दी गई होगी और आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्रिक्वेंसी है वो किसके थ्रू जो है दी जाती है, आप इजीली जो है कैलकुलेट वहां से कर सकते हो। इसके बाद है कि चोक कॉइल क्या होती है। चोक कॉइल जो है बेटा एक तरीके का डिवाइस है जिसकी हाई इंडक्टेंस होती है। ठीक है, जिसकी इंडक्टेंस जो है बेटा क्या है, हाई है, मतलब एल जो है बेटा वो क्या है, हाई है। एंड रेजिस्टेंस जो है बेटा क्या है, वो पूरे तरीके से नेग्लिजिबल है। ये याद रखना कि हाई इंडक्टेंस है एंड नेग्लिजिबल क्या है, रेजिस्टेंस है। और एसी सर्किट में इसका यूज किया जाता है क्या, एडजस्ट करने के लिए, करंट को एडजस्ट करने के लिए, ताकि हमें एक ऐसी करंट की वैल्यू मिले जहां पर पावर लॉस जो है, पावर लॉस जो होता है वो ज्यादा ना हो। इट मींस हम उसको क्या कर पाए, मिनिमाइज्ड कर पाए। ठीक है, मतलब पावर जो लॉस हो वो कम से कम हो। अगर पावर ही लॉस ही ज्यादा होगा तो इट मींस वो अच्छी तरीके का डिवाइस जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम चोक कॉइल का यूज करते हैं उस पर्टिकुलर सर्किट में कि हमें एक ऐसे करंट की वैल्यू मिले, मतलब हम पावर को क्या कर पाए, कम से कम जो है वो खर्च कर पाए, कि पावर जो है ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, जिस तरीके से इसका यूज जो है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में हमें देखने को मिलता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी ये जो चोक कॉइल है ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था। वॉटलेस करंट क्या होता है, जब किसी भी सर्किट में कोई भी करंट जो है जो कोई भी पावर कंज्यूम ना करे, पावर ही कंज्यूम नहीं करेगा, तो इट मींस वो क्या रहेगा, आपका वॉटलेस करंट रहेगा। तो चोक कॉइल का भी यही प्रिंसिपल है क्या, वॉटलेस करंट, जहां पर पावर जो है वो क्या है, अपने आप को क्या ना करे, मतलब कंप्लीटली कोई भी अपने आप को मेंटेन ना करे। ठीक है, इट मींस वहां पे पावर का लॉस जो है मिनिमाइज्ड हम कर सके। उसके बाद एक और करंट आता है, दैट इज ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट जो है, जो कि बहुत ही फाइनाइट टाइम के लिए क्या हो, मतलब स्मॉल टाइम के लिए जो है हमें उसकी अगर वेरिएशन देखने को मिलती है, वाइल ग्रोइंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम और डिकेइंग फ्रॉम मैक्सिमम टू, मतलब जीरो से जाएगा मैक्सिमम के ऊपर। ठीक है, ये मैक्स है, या मैक्सिमम से कहाँ जाएगा, जीरो। तो इस टाइप के जो करंट होते हैं जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए, स्मॉल फाइनाइट टाइम के लिए एकदम से वेरी कर जाते हैं, जीरो से मैक्स के ऊपर पहुंच जाएंगे, मैक्सिमम से बिल्कुल जीरो के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिनिमम पे नहीं पहुंचेंगे, आपने ये वर्ड याद रखना है, जीरो। ठीक है, जीरो से मैक्सिमम जाते हैं। ठीक है, जब हम ग्रो करते हैं वो, ठीक है, इंक्रीज जब करेंगे, और जब डिक्रीज करेंगे यानी डिके जब होगा तो मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी जो आपके पास इंडक्टर है उसमें किसी भी तरीके के करंट की ग्रोथ किस तरीके से होती है एंड डिके किस तरीके से होता है। मींस इंडक्टर में आपका जो करंट है वो किस तरीके से ग्रो करेगा एंड किस तरीके से वो क्या करेगा, डिके करेगा। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो बेटा फॉर्मूला जो है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, आपने याद रखना है ना, वो ये वाला याद रखना है। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे जो ये टाइम कांस्टेंट है एलआर सर्किट के लिए, टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो दी जाती है R बाय L, और कई बार इस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछी जा सकती है। अब ये टाइम कांस्टेंट जो है, मतलब ये है कि एक्चुअल में ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आपका करंट जो है वो ग्रो करता है 63.2% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। और डिके जब होगा तब आपके पास ये इक्वेशन जो है, यहाँ पे बस वन को क्या कर दो, निकाल दो, ताकि ये आपके पास क्या बने, डिके। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट जो है एल आर सर्किट के लिए ये बेटा क्या होगा, 36.8% ऑफ द क्या बेटा, आपके पास मैक्सिमम करंट वैल्यू, यानी मैक्सिमम करंट वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम जब ग्रो करेगा तो ये रहेगा, डिके होगा तो बेटा ये रहेगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आपने याद रखनी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइम कांस्टेंट बोल रहे हैं। इसके बाद है ट्रांसफॉर्मर, लास्ट टॉपिक है ये। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है, बताने की भी जरूरत नहीं है, जो कि चेंज करे अ लो वोल्टेज
जिसकी हाई करंट है, हाई करंट के ऊपर है, इनटू अ हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट एंड वाइस वर्सा। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन है और दो टाइप के ट्रांसफार्मर जो है कॉमनली यूज किए जाते हैं, जो कि आपको पता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लो वोल्टेज जो कि हाई करंट के ऊपर है इनटू हाई वोल्टेज जो कि लो करंट के ऊपर है। ये आपको सर्किट भी दिए गए हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाए गए हैं। अब यहाँ पर जो आपने याद रखने की, जब हम कभी भी किस टाइप के स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को याद रखना है कि नंबर ऑफ जो टर्न्स रहेंगे सेकेंडरी कॉइल में वो हमेशा ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ द टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। इट मींस यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो ईएमएफ होगा सेकेंडरी कॉइल में वो भी ज्यादा बनेगा एज कंपैरिजन टू द ईएमएफ या आपकी जो वोल्टेज है कहाँ पे, प्राइमरी कॉइल में। इट मींस करंट जो है प्राइमरी कॉइल में ज्यादा आएगा एज कंपैरिजन टू द आपकी सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, इसके बाद जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसका उल्टा होता है। ठीक है, करंट जो है प्राइमरी कॉइल में कम रहता है एज कंपैरिजन टू द ये सेकेंडरी कॉइल में, और यहाँ पर इसकी जो कंडीशन बेटा क्या कर दो, वाइस वर्सा कर दो। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है, यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बने क्योंकि बच्चे जो है इन वैल्यूज में बड़े ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है किस तरीके से होते हैं, ठीक है, कहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो जरा, यहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल है और ये बेटा क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्राइमरी कॉइल्स में ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में इस तरीके से देख लो, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, ये बस आपने याद रखना है, यहाँ से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि बच्चों को, एग्जामिनर को पता है कि बच्चों ने कहाँ पे जाके जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद एक टर्म हमें देखने को मिलती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसको हम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे सेकेंडरी कॉइल में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, या ईएमएफ जो प्रोड्यूस्ड होगा सेकेंडरी कॉइल में डिवाइडेड बाय जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा प्राइमरी कॉइल में। तो इट मींस यहाँ पे जो करंट रहेगा वो कुछ तरीके से रहेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पावर है विच इज V इंटू आई। ठीक है, तो इट मींस अगर हम करंट की वैल्यू को यहाँ पे निकालने जाएंगे तो करंट बेटा क्या बन जाएगा आपके पास, करंट को वहीं पे रखो P बाय आई। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा कर लेना आप। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पे स्टेप अप, ये भी आपने याद रखना है कि जब हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है बेटा वो क्या आता है, ग्रेटर देन होता है यूनिटी से। ठीक है, इट मींस हम बोल सकते हैं कि ये सारी क्वांटिटीज जो है वो पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की हम बात करते हैं तो इट मींस आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो क्या आता है आपके पास, लेस देन 1 आता है। इट मींस ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहती है। ठीक है, इस तरीके से भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनाकर पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में जो एनर्जी का लॉस होता है, हमने देखा होगा बहुत जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो कि आपने अपने घरों के बाहर भी देखे होंगे, रोड्स के ऊपर भी देखे होंगे कि जो एनर्जी लॉस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एक्चुअल में जो जितने भी ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें एनर्जी का लॉस जो है होते रहता है। एंड एनर्जी जो लॉस रहता है वो डिफरेंट तरीकों से रहता है। फर्स्ट जो है वो फ्लक्स लीकेज। अब देखो फ्लक्स लीकेज की यहाँ पे बात हो रही है कि जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की बाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा जो है फ्लक्स जो क्या होता है वहां पे लीकेज होता ही होता है। ठीक है, इट मींस पुअर डिजाइन है उस कोर का। ठीक है, या जो कोर के जो एयर गैस है वहां पे पुअर डिजाइन हो सकता है, तब आपका जो है फ्लक्स क्या करेगा, एकदम से लीक कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, कैन बी रिड्यूस्ड। हम इसको कैसे रिड्यूस्ड कर सकते हैं कि हम क्या करें, बाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स वन ओवर द अदर हम प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल की बात करें, उनको एक दूसरे के ऊपर क्या कर दे, बाइंड कर दे, तो हो सकता है कि वहां पे जो फ्लक्स लीकेज है वो क्या हो, बहुत कम हो। ठीक है, तो फ्लक्स लीकेज अगर कम होगा तो वहां पे हमें ट्रांसफॉर्मर में जो एनर्जी लॉस है वो भी हमें क्या देखने को मिलेगा, कम ही देखने को मिलेगा। दूसरा जो कारण है एनर्जी लॉस का वो ये है कि जो बाइंडिंग होती है उसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो भी बाइंडिंग के लिए वायर्स यूज की जाती हैं, ठीक है, कोई भी उसकी रेजिस्टेंस हो, तो एनर्जी जो है वो कुछ ना कुछ वहां से लॉस होगी ही होगी, क्योंकि हमेशा जो वायर यूज होगी वो क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करती ही करती है। ठीक है, अब ये पावर जो है, पावर प्रोड्यूस करनी है ना हमने, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर से, तो इस तरीके का अगर ये आइस गिरार है, इट मींस वहां पे आपको पावर जो है वो लॉस होगी ही होगी। हाई करंट के ऊपर जो है लो वोल्टेज बाइंडिंग जो है,
ठीक है। दीज आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द थिक वायर, मतलब हम क्या करें कि अगर बाइंडिंग भी अगर हमने करनी है तो हमें पतली वायर्स ना, मतलब थिन वायर्स ना लेके हमें थिक वायर का यूज करना पड़ेगा, ताकि जो रेजिस्टेंस है बाइंडिंग की वो क्या, मतलब जो हाई करंट है, मतलब आपके पास जो मिनिमाइज हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो लीकेज सॉरी जो एनर्जी लॉस है तब क्या हो जाएगा, थिक वायर यूज करने से, थिक वायर की बाइंडिंग करने से एनर्जी लॉस जो है वो कम ही रहेगा। उसके बाद है एडी करंट्स। एडी करंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो अल्टरनेटिंग आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एडी करंट्स को क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, आयरन कोर में, जिसकी वजह से बहुत हाई क्वांटिटी में आपकी हीट बनती है, और हीट क्या करती है फिर एनर्जी को लॉस करती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको मिनिमाइज करने के लिए कि हम लैमिनेटेड कोर जो है प्रोड्यूस्ड बाय हैविंग अ लैमिनेट कोर। उसके बाद है हिस्टेरिसिस। अब देखो मैग्नेटाइजेशन की जब कभी भी बात होती है, अगर आपने मैग्नेटिज्म का चैप्टर भी पढ़ा होगा, हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है, ये हिस्टेरिसिस कर्व भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पर जो है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर, जो कोर है बेसिकली जो अंदर है जिसके ऊपर बाइंडिंग करी जा रही है, ठीक है, इज रिपीटेडली रिवर्स्ड बाय एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसको वो जो है बार बार क्या होता रहता है, जिस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो मैं जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होती रहती है, रिवर्स होती रहती है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या हो, एनर्जी जो होगी कोर में, ठीक है, वो क्या अपीयर करेगी, हीट। ठीक है, जितनी भी एनर्जी जो होगी, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, टू अगर हमने ये कम रखना है, ठीक है, तो हमें एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल ढूंढना पड़ेगा जिसका हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो कम होना चाहिए, अगर हमने एनर्जी लॉस को रोकना है। तो कोर के लिए हमें उस मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करना पड़ेगा जिसका हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो कम हो। उसके बाद है मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन, जो मतलब हमिंग नॉइज जो होती है आपके ट्रांसफार्मर से, जो बार बार जो हमिंग नॉइज निकलती रहती है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हीट लॉस रहती है, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है, एनर्जी जो है लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर जो है कभी भी डीसी, मतलब यानी डायरेक्ट करंट के ऊपर ऑपरेट नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इस तरीके के करंट के ऊपर ही हम इनको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर जो है डू नॉट एम्पलीफाई पावर, पावर को किसी भी तरीके से ये क्या नहीं करते हैं, एम्पलीफाई नहीं करते हैं एज अ वैक्यूम ट्यूब। अब ट्रांसफार्मर जो है डिवाइस, जो कि हम सभी जानते हैं, प्रिंसिपल जो है जिसका क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। अब ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है जितनी भी मैग्नेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ट्रांसफार्मर की अगर हम एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो आउटपुट पावर, ठीक है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक है, एफिशिएंसी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, किसी भी स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फॉर्मूला जो है वो एक ही रहेगा। अब जनरली जो इसकी जो एफिशिएंसी है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है, 70 to 90% तक रहती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये जो आपको रेशो देखने को मिल रहा है ना 10% या जो भी है, ये कहाँ पे लॉस हो रहा है, जो एनर्जी लॉसेस हमें देखने को मिल रहे हैं किसमें, ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो जहां पर हमने ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर जो है फुली वन शॉट में, जिसकी जितना भी हमने रिवाइज करना था हमने कर लिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।